गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे भारत और जापान की। भारत और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में तत्काल सुधार की मांग की है। इसके अलावा दोनों ही देशों ने एक दूसरे को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का समर्थन भी किया है। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान की गई है। पीएम मोदी जापान के बाद चीन दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में भारत और जापान की इस मांग को काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि वह चीन ही है जिसने यूएनएससी में सुधारों और इन दोनों देशों की सदस्यता का विरोध किया है। वहीं अमेरिका भी अंदर खाने यूएनएससी में सुधारों का विरोध करता है, ताकि किसी दूसरे देश को वीटो शक्ति प्राप्त न हो। भारत और जापान के संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। इसमें वर्तमान भू राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों का विस्तार शामिल है। उन्होंने यूएनएससी सुधारों में तेजी लाने, विशेष रूप से अंतर सरकारी वार्ता ढांचे के अंतर एक निश्चित विषय पर बातचीत को शुरू करने और एक निश्चित समय सीमा में ठोस परिणाम प्राप्त करने के अपने दृढ़ संकल्प को भी व्यक्त किया। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों ने एक सुधारित यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए एक दूसरे की उम्मीदवारी के लिए अपना पारस्परिक समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने बदलती दुनिया में वैश्विक शासन में योगदान देने वाले संयुक्त राष्ट्र की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया में यूएन चार्टर में संशोधन शामिल है, जिसके लिए महासभा में 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों सहित 2/3 सदस्य देशों के समर्थन की आवश्यकता होती है। सुधार के प्रारंभिक उद्देश्य परिषद की प्रभावशीलता और वैधता को बढ़ाना है, लेकिन विभिन्न देशों के अलग अलग दृष्टिकोणों के कारण प्रगति धीमी है। G4 समूह भारत, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी स्थायी सदस्यता बढ़ाने का समर्थन करता है, जबकि यूनाइटेड फॉर कंसेंसस समूह नए स्थायी सदस्यों को जोड़कर अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ में राहत देने के नाम पर जापान पर $500 अरब से ज़्यादा अमेरिका में निवेश करने को कहा था, जिसके बाद जापान ने टैरिफ पर आगे बात करने के लिए अपने कारोबारी प्रतिबंधों का वाशिंगटन द्वारा रद्द कर दिया है। यानी ट्रंप के टैरिफ ने अमेरिका के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक जापान, जो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है, उसे भी खतरे में डाल दिया है। जिसके बाद जापान ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेते हुए लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों की तैनाती को काफ़ी तेज़ से बढ़ा दिया है। जापान चीन से लगती सीमाओं की तरफ और चीन से विवाद वाले हिस्सों में लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। बयान में कहा गया कि जापान ने काफ़ी तेज़ रफ्तार से मिसाइलों की तैनाती का फैसला किया है और इसे तय समय से 1 साल पहले पूरा कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइलों की तेज़ रफ्तार में तैनाती का फैसला अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के इरादे से लिया गया है। जापानी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नए कार्यक्रम के तहत घरेलू स्तर पर विकसित टाइप 12 एंटी शिप मिसाइलों का पहला बैच मार्च 2026 तक जापान के दक्षिण पश्चिमी कुमामोटो प्रांत में स्थित सेना के कैंप केंगोम में तैनात किया जाएगा। टाइप 12 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर है। जापान ने फैसला तब लिया है जब चीन की नौसैनिक गतिविधियां जापान के द्वीपों के पास लगातार बढ़ रही हैं। जून में पहली बार जापान ने एक साथ 2 चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने दक्षिणी द्वीपों के आसपास ऑपरेट करते देखा था। जापान सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि उत्तर कोरिया, रूस से भी सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद मॉस्को का आक्रामक रुख भी टोक्यो के लिए चिंता की वजह बन गया है। यही वजह है कि जापान ने अपने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी सेना नहीं बनाने की पुरानी नीति को ख़त्म कर दिया है और 2022 में उसने नई सुरक्षा रणनीति अपनाई थी। इसमें चीन को सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा बताया गया था। अमेरिकी गठबंधन के साथ अपनी सेना को और आक्रामक भूमिका देने का ऐलान किया गया। जापान अब अपनी रक्षा खर्च को 2027 तक जीडीपी के 2% तक बढ़ा रहा है, क्योंकि पहले यह सिर्फ 1% के आसपास था। जापान लंबी दूरी की मिसाइलें, एयर, सी सरफेस और अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात करने वाला है। जब तक स्वदेशी मिसाइलें पूरी तरह से तैनात नहीं होती, जापान अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों को भी तैनात करेगा, जिनकी डिलीवरी इसी साल शुरू हो जाएगी। ये बात करें डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी का कारण। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए आग बबूला हैं क्योंकि भारत दूध से कच्चा तेल और हथियार खरीदता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस अमेरिका ने हमेशा भारत के साथ डबल स्टैंडर्ड की नीति अपनाई है। भारत ने रूस से इसलिए हथियार खरीदा क्योंकि रूस ने भारत को बिना किसी शर्त के साथ हथियार बेचे। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने वीटो पर कर इसराइल को भी भारत को हथियार बेचने से रोक दिया था। 1990 और 2000 के दशक से ही भारत 2 फ्रंट वॉर के खतरों से जूझने लगा था। कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान से खतरा लगातार बना हुआ था, तो चीन ने भी तिब्बत से लगती सीमाओं पर निर्माण शुरू कर दिया था। ऐसे में भारत को एडवांस हथियारों की जरूरत थी। पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध के बाद चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण शुरू कर दिया था। उसकी शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों ने भारत को सुरक्षित बनाना शुरू कर दिया था। चीन लगातार पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दे रहा था। ऐसे में भारत को तत्काल एडवांस स्तर के एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत थी। उस वक्त तक इसराइल ने अमेरिका की मदद से
एडवांस एरो टू थिएटर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया था। भारत चाहता था कि इसराइल उसे एरो टू डिफेंस सिस्टम बेचे। एरो टू उस वक्त का दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक था। इसमें शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को 300 किलोमीटर तक की रेंज में मार गिराने की क्षमता थी। भारत के लिए एक परफेक्ट एयर डिफेंस सिस्टम साबित होने वाला था। भारत ने इसराइल से इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए बात की थी और इसराइल भारत को बेचना भी चाह रहा था, लेकिन अमेरिका ने वीटो लगाकर इसराइल को डिफेंस समझौता करने से रोक दिया। चूँकि इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर इसे डेवलप किया था, इसलिए बिना अमेरिका की मंजूरी के डील संभव नहीं थी। अमेरिका ने एरो टू डील को ब्लॉक करने के पीछे दलील देते हुए कहा था कि भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR का सदस्य नहीं है और ऐसे हथियारों का निर्यात क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन की मदद से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा था। 2002 में आखिरकार अमेरिका ने इस सौदे को आधिकारिक तौर पर ब्लॉक कर दिया। अमेरिका का यह फैसला भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अमेरिका के फैसले ने भारत को यह संदेश दे दिया कि विदेशी हथियारों की निर्भरता कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद भारत ने तत्काल कदम उठाते हुए अपने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को सक्रिय कर दिया और उसके बाद ही भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम BMD का जन्म हुआ। BMD कार्यक्रम को कई फेज के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके पहले चरण में पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल इंटरसेप्टर को डेवलप किया गया। ये दोनों हाई और निम्न वायुमंडलीय स्तर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम थे। इसे भारत ने अपने प्रमुख शहरों की रक्षा के लिए बनाया था। इसमें स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार और मिशन कंट्रोल केंद्र भी शामिल रहे। इसकी कामयाबी ने भारत को आत्मविश्वास से भर दिया। इसके बाद ही भारत ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी विकसित करने में पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। भारत ने पहले फेज़ में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर अमेरिका को चौंका दिया था। इसके बाद भारत ने फेज़ 2 की शुरुआत की। साल 2016 के बाद DRDO ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों को इंटरसेप्ट करने वाले एयर डिफेंस फर्स्ट और एयर डिफेंस 2 इंटरसेप्टर डेवलप करना शुरू कर दिया। एयर डिफेंस 1 का टेस्ट नवंबर 2022 में कामयाबी के साथ किया गया, जो 5000 किलोमीटर तक की मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। जबकि एयर डिफेंस 2 3000 से 5500 किलोमीटर की रेंज वाली लक्ष्यों पर केंद्रित है। इस स्टेज ने डबल लेयर शील्ड और हिट टू किल तकनीक के माध्यम से मिसाइल हमलों के से प्रमुख शहरों और रणनीतिक स्तरों की रक्षा सुनिश्चित की। इस तरह भारत ने धीरे धीरे पूर्ण स्वदेशी मिसाइल डिफेंस ढांचा तैयार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किला से सुदर्शन चक्र स्काई शील्ड बनाने की घोषणा की थी और ये इसी प्रोजेक्ट के फेज़ 3 का हिस्सा है। BMDO को कार्यक्रम के फेज़ 3 को ही सुदर्शन चक्र स्काई शील्ड नाम दिया गया है। इसका मकसद साल 2035 तक पूरे देश को AI इंटीग्रेटेड राष्ट्रीय सुरक्षा कवच से सुरक्षित करना है। इस स्वदेशी एयर डिफेंस नेटवर्क से भारत के प्रमुख शहरों, प्रमुख व्यवसायिक केंद्रों, रेलवे नेटवर्क, अस्पताल, धार्मिक स्थलों को सुरक्षित किया जाएगा। भारत ने उस दौरान अमेरिका से फॉल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवाक खरीदने की कोशिश की थी। इसके लिए भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस साल 2002 में वाशिंगटन भी गए थे, लेकिन अमेरिकी अधिकारी ने मुंह पर हथियार बेचने से मना कर दिया। अमेरिका ने उस दौरान कहा था कि अगर भारत को ये हथियार बेचे गए तो क्षेत्रीय शांति को खतरा उत्पन्न होगा। यानी पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने हथियार भारत को बेचने से मना कर दिया। इसके बाद ही भारत ने रूसी एयर डिफेंस की तरफ रुख किया। और आज यही अमेरिकी का भारत को रूसी हथियार खरीदने से के लिए ज्ञान दे रहा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.